ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो फॉर्मेशन के कंडीशंस हैं, दे आर entirely different from the temperate cyclones. ठीक है, इसके कंडीशंस जो है वो बिल्कुल ही अलग हैं. अब इसको फॉर्म करने के लिए, जैसे अभी हमने टेम्परेट साइक्लोन्स देखे, टेम्परेट साइक्लोन्स के फॉर्म होने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस थी कि दो अलग तरह की हवा जो है वो आनी चाहिए, एंड एक फ्रंट का फॉर्मेशन होगा, एंड देन वार्म एयर राइज करेगी. ऐसे सर्टेन कंडीशंस थे जिसके कारण टेम्परेट साइक्लोन्स फॉर्म हुए थे. ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या है, पहली बार ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होंगे ऐसे एरियाज़ में जो इक्वेटर से पास हैं. इक्वेटर से पास आप माने कि ट्रॉपिकल जोन में फॉर्म होंगे. 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, या 30 डिग्री तक मान लें, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक मान लें, क्योंकि वो बिल्कुल ही फिक्स्ड वो जगहें नहीं होती हैं, कुछ लैटिट्यूड्स का फर्क आप मान सकते हैं. सबसे पहली कंडीशन तो पानी के सरफेस के ऊपर जो भी पहली बार ये पानी के सरफेस के ऊपर ही डेवलप होगा. पानी के सरफेस के ऊपर हीटिंग होनी चाहिए, इंटेंस हीटिंग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हीटिंग, कम से कम एक टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस का कम से कम टेम्परेचर होगा, जिसके कारण हाई टेम्परेचर के कारण उन एरिया में क्या होगा, लो प्रेशर का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो एक बात तो ये समझ में आ रही होगी आप लोग को. और आप लोग रफली देखिए, ये इनके नाम अलग अलग हैं, आप लोग इंडिया के पहले ना ईस्टर्न कोस्ट से अभी रिलेट करके समझें. हालांकि अब कुछ साइक्लोन्स इधर अरेबियन सी की तरफ से भी आने लगी हैं, बट बेसिकली आप देखिए ईस्ट से वेस्ट की तरफ उनका कुछ उनके कंडीशंस कुछ अलग होते हैं. बट अभी समझे कि ये एरिया है, वास्ट ओशियन है, बे ऑफ बंगाल काफ़ी बड़ी जगह है, हवा स्थिर है, जिसके कारण वो हीटिंग हो रही है. लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा. 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होने के कारण अब यहाँ पे क्या होगा कि लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा. लो प्रेशर एरिया डेवलप होने के कारण आसपास की जो हवाएं हैं, लो प्रेशर एरिया होने के कारण और हाई टेम्परेचर होने के कारण यहाँ की हवा जो है वो राइज करने लगेगी. और आप देखें ये काफ़ी हाई इंटेंसिटी पे हो रही है. जिस इंटेंसिटी पे पृथ्वी पर हो रही है, मान लीजिए नॉर्मली हर दिन साइक्लोन्स नहीं आ रहे. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाएगी और बहुत ज़्यादा रैपिडली वो हवा ऊपर की ओर मूव कर रही है, इस बात को समझें. तो रैपिडली मूव कर रही है, जिसके कारण आसपास की ठंडी हवाएं, हाई प्रेशर वाली जो हवाएं हैं, वो उस वैक्यूम को, उस जगह को फिल करने के लिए मूव करेंगी जल्दी. तो कुछ कंडीशंस क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर वाला, लार्ज वाटर बॉडीज, अपर एयर में ऊपर की ओर जो है वो डाइवर्जन, ऊपर की ओर हवा जा रही है, डाइवर्ज हो रही है अपनी तरफ से. तभी अगर वो ऊपर जाके डाइवर्ज नहीं होंगी तो फिर कंटिन्यूसली हवा मूव नहीं करेगी. कंटिन्यूसली उसको हाई प्रेशर एरिया से मूवमेंट प्रेशर ग्रेडियंट कैसे मिलेगा. ठीक है, तो ये कुछ 3-4 कंडीशंस हैं जो पहले प्रेजेंट होंगी, तभी इस तरीके का एक साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा. उसके बाद कोरियोलिस इफेक्ट, एक टर्म आप लोग ध्यान में रख लें, वो भी आप लोगों को वैसे तो प्लानिटरी विंड्स में पढ़ना था. कोरियोलिस इफेक्ट होता क्या है उस बात को कम से कम समझ लें. ओवरऑल वो करता क्या है इस बात को समझ लें. सी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. पूरी पृथ्वी जो है वो सेम टाइम पे रोटेट होती है. पृथ्वी जो है सेम टाइम पे घूमती है वेस्ट से ईस्ट. लेकिन अगर आप देखें तो पृथ्वी का जो इक्वेटर वाला पार्ट है, जो भूमध्य, आप लोग को इतनी इंग्लिश में तो दिक्कत नहीं आ रही होगी ना, हाँ ठीक है समझे. जो भूमध्य रेखा है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर का जो सर्कमफरेंस है, उसके पास का जो लाइन अगर बनाए जो उसके आस पूरे डायमीटर को कवर करे, सर्कमफरेंस जो उसका है वो ज़्यादा है कंपेयर टू पोल्स.
सीधी बात है, पोल्स के ध्रुवों के कंपैरिजन में इक्वेटर का जो ये अगर कोई पाथ बनाए तो वो ज़्यादा है, लेकिन पूरी पृथ्वी जो है वो तो एक ही टाइम पे घूम रही है। इसका मतलब कि इक्वेटर को अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है रोटेट होने में, तो इक्वेटर वाला एरिया जो है वो जल्दी मूव कर रहा होगा। अगर कोई दो गाड़ियां एक ही टाइम पर पहुंच रही है किसी जगह पे, लेकिन किसी एक को डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो जाहिर सी बात है उस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो सेम टाइम पे पहुंच रही है। तो इक्वेटर भी अगर उसी टाइम पे रोटेट कर रहा है जिस टाइम पे पोल्स रोटेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इक्वेटर को अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो इक्वेटर की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, कोई भी हिस्सा अर्थ का आगे और कोई भी एक हिस्सा पीछे नहीं रह जा रहा। इक्वेटर की स्पीड रोटेशन की जो है वो ज़्यादा होती है, पोल्स की रोटेशन की स्पीड जो है वो कम होती है। उनके कारण क्या होता है, अगर आप देखें, मैं जब भी विंड्स बना रही हूँ, व्हेनेवर आई एम शोइंग द विंड्स, तो मैं कहीं भी ऐसे विंड्स को सीधे ऐसे नहीं दिखा रही, मैं हमेशा प्लैनेटरी विंड्स को विंड्स ऐसे दिखा रही हूँ। ऐसे ही बनाया था ना मैंने विंड्स को, इफ यू रिमेंबर। तो आप देखिए कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होगा कि विंड्स नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर मुड़ जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर मुड़ जाती है। कम से कम इस बात को याद रखें, अगर बात समझ में आती है तो समझने की भी कोशिश कर लें, अदरवाइज आपके यूनिट में है नहीं, अलग से क्वेश्चन कोरियोलिस इफेक्ट का नहीं आ जाएगा। विंड जो है वो आप देखिए, एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। कम से कम हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर रहा था, इसको मूव करना चाहिए था सीधे ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, लेकिन जब तक विंड यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तब तक अर्थ का ये हिस्सा, तब तक अर्थ का ये वाला हिस्सा अपने जगह से थोड़ा और आगे मूव कर जाता है, जिसके कंपैरिजन में ये वाला हिस्सा उतना आगे नहीं मूव कर रहा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो हवा को पहुंचना तो यही चाहिए था, पर वो अपने एरिया से थोड़ा कहीं और पहुंचती है, ठीक है, और आगे पहुंचना यहाँ चाहिए था, पर वो उतना आगे नहीं पहुंच के थोड़ा उसके पीछे ही रह जा रही है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में बेसिक कोरियोलिस फोर्स होता यही है, जहां पहुंचना चाहिए था उससे थोड़ा यहाँ इस एरिया में पीछे, लेकिन दूसरी तरफ मूव करेगी तो थोड़ी और आगे चल जाएगी, क्योंकि इधर जो है वो डिस्टेंस इधर का ज़्यादा था। तो देखें, जाना यहाँ चाहिए था पर थोड़ा उससे आगे चली गई है। तो रफली आप देखें कि इतना अगर ना भी याद रहे तो कम से कम इतना याद रखें कि नदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स जो है अपने डायरेक्शन से थोड़ा नॉर्थवर्ड डिफ्लेक्ट होती, ईस्टवर्ड डिफ्लेक्ट होती हैं। ये हवा भी देखिए वो सीधी जानी चाहिए थी लेकिन ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो गई। ये हवा इधर से आनी चाहिए थी लेकिन अपने डायरेक्शन से ईस्ट की ओर, अपने डायरेक्शन से राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो गई। एक चीज़ और, विंड का जो नाम होता है वो जहाँ से वो ओरिजिनेट होता है उसके बेसिस पे होता है। जैसे ये हवाओं को हम लोग वेस्टर्लीज कहते हैं क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से आ रही है। तो कोरियोलिस फोर्स से आप कम से कम याद रखें कि नदर्न हेमिस्फीयर में विंड का डिफ्लेक्शन राइट की ओर हो रहा है अपने डायरेक्शन से। आप देखिए इधर जाना था पर राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर जाना था अपने डायरेक्शन से राइट की ओर डिफ्लेक्शन हो रहा है, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड का डिफ्लेक्शन जो है वो वेस्ट की ओर हो रहा है। ठीक है, ये 3-4 फैक्टर हैं जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इनका कोई रोल है। टेम्परेचर, कोरियोलिस फोर्स, फिर लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, लार्ज वाटर सरफेस होना चाहिए, ऊपर एक अपर एयर में हवा की डाइवर्जेंस होनी चाहिए। ये सारे कंडीशंस जो हैं वो जब होंगे तभी साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो आप देखिए इसका जो फॉर्मेशन, इसके जो फॉर्मेशन की टेक्निकलिटी है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, तो आप लिखें, हेडिंग लिखें ट्रॉपिकल साइक्लोन।
अभी समझाऊंगी, फिर अभी कंडीशन समझाई है मैंने, अभी कंडीशन समझाई है, फिर इनमें होता क्या है वो भी समझाऊंगी। पहले लिख लें, द tropical cyclone develops from warm core of extremely low pressure area in the tropical oceanic areas. हिंदी में लिखें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। ये चक्रवात गहन चक्रीय वायुमंडलीय परिसंचरण है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों की सतह पर उत्पन्न होते हैं तथा तट के क्षेत्रों की ओर गतिमान होते हैं। एक और इंग्लिश में एक और लाइन लिख लें, दे आर एनर्जाइज्ड फ्रॉम द कंडेंसेशन प्रोसेस in the towering cumulonimbus clouds surrounding the center of the storm. कंडीशंस लिखें, कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये हेडिंग डालें। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए कुछ अनुकूल दशाएं पहला, लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर, ध्यान रखें सी सरफेस टेम्परेचर है। लैंड सरफेस 27 डिग्री अचानक से हो जाए तो वहां साइक्लोन्स नहीं आ जाएंगे। लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। एक साल ना यूपीएससी के क्वेश्चन में आया था ये क्वेश्चन, शॉर्ट मार्क्स में आए थे ये क्वेश्चन, पूरा साइक्लोन का डिस्क्रिप्शन नहीं आया था, ये आया था व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यही सीधे क्वेश्चन आ गया था। लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर विथ हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस, हिंदी में लिखें, यह ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं जब तापमान 27 डिग्री से अधिक हो और हिंदी में एक और पॉइंट लिख लें, वृहत एवं उष्ण समुद्री सतह presence of Coriolis force,
हिंदी में उच्च मान वाले कोरियोलिस बल का होना आवश्यक है। उच्च मान वाले कोरियोलिस फोर्स का होना आवश्यक है। Small variation in vertical wind speed. Small variation in vertical wind speed. ऊर्ध्वाधर स्पेलिंग लिख दे रही हूँ मैं। इतना डेंजरस, मतलब टर्म्स हिंदी में समझना तो आसान होता है, बट टर्म्स आर वेरी वेरी ट्रिकी। उससे आसान तो मुझे लगता है हिंदी इंग्लिश वाले ही हैं कि वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल पवनों की गति में न्यून अंतर होना। कि गति में न्यून अंतर होना। वर्टिकल विंड्स जो है उसके स्पीड में मिनिमम डिफरेंस होना है, न्यून अंतर होना। नेक्स्ट पॉइंट, अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, a pre-existing weak low pressure area upper air divergence above sea level, upper air divergence above the sea level system, गर्म एवं आर्द्र वायु की निरंतर आपूर्ति, गर्म एवं आर्द्र वायु की निरंतर आपूर्ति, ठीक है। लो प्रेशर एरिया को भी आई थिंक वाला पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट भी लिख लें। एक कम दाब वाले स्थान का होना, अब देखें होता क्या है इसमें। ये तो चलिए कंडीशंस हो गई, होगा क्या है इसमें। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए, सिंपल सी बात समझें कि ओशन एरिया के ऊपर क्या हो रहा है। गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा हीटिंग होने के कारण बहुत ज़्यादा हीटिंग होगी, एंड वो हीटिंग जो है वो ओशन बॉडी के ऊपर हो रही है, ओशन बॉडी के ऊपर हो रही है, जिसके कारण टेम्परेचर तो हाई है ही, साथ साथ मॉइस्चर भी है, मॉइस्चर भी साथ साथ है। तो हवा जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर राइज करेगी, कंटिन्यूसली ऊपर राइज करने के कारण वो हवा, जो हवा ऊपर जा रही है, एक तो वो डाइवर्ज होगी अपने जगह से, दूसरी बात वो जैसे जैसे ऊपर जाएगी, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी है, इसलिए वो कंडेंस भी हो जाएगी, कंडेंस होना स्टार्ट होगी। जब वो कंडेंस होना स्टार्ट होती है तो वहाँ क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बारिश करते हैं ये, और इनका स्ट्रेच भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बहुत ही ज़्यादा बारिश
स्टार्ट कर देते हैं ये विंड्स। दूसरे तरफ एयर जो है, मान लीजिए मैं डायग्राम ढंग से बनवाऊंगी, पर मान लीजिए कि ऐसे हवाएं पहले ऊपर जा रही हैं, यहाँ पे हाई टेम्परेचर था, लो प्रेशर का एरिया जो है वो डेवलप कर गया। पहले यहाँ समझे, यहाँ के बाद उसके बाद समझे। ये एरिया ऊपर जाके डाइवर्ज कर रही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, कंडेंसेशन के कारण यहाँ पे आप देखें बादल का डेवलपमेंट हो रहा है, क्लाउड्स आर बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, क्लाउड्स देख ले, बहुत ही एक्सटेंसिव क्लाउड्स होते हैं ये क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, जिसके कारण आप देखिए ये बहुत ज़्यादा बारिश करती है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये समझे, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया है, जाहिर सी बात है कि बाकी एरिया में यहाँ पे वैक्यूम हो गया, हवा ऊपर जा रही है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। आसपास के एरियाज का जो हाई प्रेशर एरिया होगा, वहाँ से जो विंड्स हैं वो इस एरिया में, इस लो प्रेशर सेंटर की ओर आना स्टार्ट कर देंगे, कन्वर्ज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऊपर से आप देखिए इसको कंटिन्यूसली मॉइस्चर का सोर्स मिले जा रहा है, तो ये चीज़ की इंटेंसिटी वो एक कंटिन्यूस फिनोमेना हुआ जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, कंटिन्यूसली मॉइस्चर मिलने के कारण ये लो प्रेशर सेंटर बनाते हुए, अब ये चीज़ की फॉर्मेशन तो हो गई, इसके अलावा एक और चीज़ क्या है कि फिर ये चीज़, ये पूरी चीज़ जो है ये मूव भी करेगी, ये मूव। ठीक है, ये वाली चीज़ जो हुई, ये फॉर्म हुआ, ये वाली चीज़ के कारण ये मोशन में आई। हवा जब आएगी, बहुत स्पीड से हवा आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये इसको घुमाना स्टार्ट कर देगी, और फिर कोरियोलिस फोर्स के कारण, मूवमेंट के कारण ये जो है इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट होगा, और फिर बाद में जब ये, मान लीजिए कि अभी ये, मान लीजिए बे ऑफ बंगाल में ये चीज़ हो रही है, घूमते घूमते ये वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट जा रही है, ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमते घूमते जब ये किसी कोस्ट पे स्ट्राइक करेगी तो उसको लैंडफॉल कहते हैं। जब ये लैंड से टकराएगी तब ये यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगी, लेकिन अभी भी ये, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि लैंड पे भी कुछ समय तक मूव करती रहेगी, डिस्ट्रक्शन करते रहेगी। धीरे धीरे करके जब इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तब ये पूरी चीज़ जो है वो ख़त्म होगी। तो रफली क्या है वो समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है इसमें, क्या प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स इसके लिए एसेंशियल थे। दूसरी इसमें कुछ इसके ये जो लो प्रेशर सेंटर है, ये जो लो प्रेशर सेंटर है, इसको आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, तो मैं डायग्राम वही कह रही हूँ, ढंग से और बता दूंगी सो दैट आप सारी चीज़ों को मार्क भी कर लें, कहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, कहाँ पे अपर एयर सर्कुलेशन के लिए वो मूव कर रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक से बना दूंगी। पहले आप लोग लिख लें, कंडीशंस लिख लिए आपने, अब लिखें मतलब उसके डेवलपमेंट का स्टेजेस। हिंदी में उत्पत्ति लिख लें, ठीक है, लिखें इसको। large and continuous supply of warm and moist air from the oceans
provide the necessary energy in the form of latent heat of condensation. Provide the necessary energy in the form of latent heat of condensation. Coriolis force causes cyclonic circulation. Causes cyclonic circulation. Because of small variations in vertical wind speed, because of small variations in the vertical wind speed, cyclone processes are limited to latitudes equatorwards of the subtropical jet stream. It is the pre-existing low pressure area which intensifies and develops as cyclone. Upper divergence help in ascending air currents to be pumped out to maintain the low pressure at the center of the cyclone. हिंदी में लिखें, चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा सघनन प्रक्रिया द्वारा उच्च स्तरीय कपासी मेघों से प्राप्त होती है, जो चक्रवात के केंद्र को घेरे होते हैं। सागरीय भागों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति होने के कारण ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके धरातल पर पहुंचते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है।
और यह क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके धरातल पर पहुंचते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और यह क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। इसको चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स होंगे, जैसे ये जो साइक्लोन की पूरी डायग्राम मैंने बनाई है, इसमें जो जैसे आई ऑफ साइक्लोन है, जो टर्म्स हैं, वो सारे फीचर्स लिखें। साथ में डायग्राम मैं बना दूंगी, बाद में डायग्राम को बना ले, पहले लिखना स्टार्ट कर दें। ट्रॉपिकल साइक्लोन हैज द फॉलोइंग फीचर्स। पहला आई उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संरचना। ब्रैकेट में हिंदी में भी आई, अक्षु भी लिख सकते हैं। अक्षु लिखें, थोड़ा वो टर्म्स जो थोड़ा स्टैंडर्डाइज होते हैं, उसी हिसाब से कई बार टर्म्स के लिखने होते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन। It is the center of a cyclone around which strong spirally winds circulate in a mature tropical cyclone. इसके आगे लिखें, हिंदी में लिख लें। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संरचना में सबसे अधिक विलक्षण बात होती है कि इनके केंद्र में शांत स्थान पाया जाता है। जहां पवनों का अवतरण होता है। आप लोग पहले लिख लें। इस क्षेत्र के ऊपर आकाश प्रायः मेघ रहित होता है। इस वृत्ताकार प्रदेश को चक्रवात अक्षु कहा जाता है। यह चक्रवात का केंद्र होता है जिसके चारों तरफ प्रबल स्पाइरल पवनें
परिसंचरण करती हैं। इसके चारों तरफ प्रबल स्पाइरल पवनें परिसंचरण करती हैं। इंग्लिश में लिख लें, इट इज अ रीजन ऑफ काम विद सबसाइडिंग एयर। इट इज अ रीजन ऑफ काम विद सबसाइडिंग एयर। नेक्स्ट, आई ऑफ साइक्लोन के बाद नेक्स्ट लिखें आई वॉल। आई वॉल, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग स्पाइरलिंग एसेंट ऑफ एयर। प्लीज ध्यान में रखिए, यही क्वेश्चन लास्ट जेबीएससी में आया है। There is a strong spiraling ascent of air to greater height, reaching the tropopause. Greater height reaching the tropopause. The wind reaches maximum velocity in this region reaching as high as 250 km per hour. हिंदी में लिखें अक्षुभित्ति। अक्षुभित्ति, अक्षु के चारों तरफ अक्षुभित्ति होती है जहां वायु का प्रबल व वृत्ताकार आरोहण होता है। यह आरोहण शोभ सीमा तक पहुंच जाती है। इस क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है। पवनों का वेग अधिकतम होता है जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकता है। इंग्लिश में नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द डायमीटर ऑफ द सर्कुलेटिंग सिस्टम कैन वैरी बिटवीन 150 and 250 किलोमीटर। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। कुछ पॉइंट्स और लिख लें, इनका कहीं ना नाम जो है। हाँ, पहले एक और बात ध्यान में रखें। देखिए, एक तो ओवरऑल इनका क्वेश्चन आ सकता है कि वो इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्या कंडीशंस हैं, इनका लोकेशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए 40 मार्क्स का फुल लॉन्ग आंसर। पीटी का क्वेश्चन इससे ये आ सकता है कि जोन ऑफ काम जो एक बीच का एरिया है उसको क्या कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन। ठीक है, आई ऑफ द साइक्लोन एक ऐसा एरिया जो बीच में सबसाइडिंग एयर है, यहाँ पे हवा जो है वो डिसेंड कर रही है। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क्स के आते हैं ना, आई थिंक
तो 10 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एमसीक्यू 2 मार्क्स के। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज एमसीक्यू यहाँ पे से बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिए। दूसरा एमसीक्यू यहाँ से क्या बन सकता है, कुछ एरियाज में देखिए हम लोग जनरली साइक्लोन नाम जानते हैं, बट जैसे ऑस्ट्रेलिया है वहाँ विली विली कहते हैं इसको, फिर इसको टाइफून्स कहते हैं वेस्टर्न पैसिफिक और चाइना वो वाला जो एरिया है वहाँ पे, और हरिकेन्स कहते हैं अटलांटिक ओशन के आसपास। तो इनके जो नाम हैं वो कई बार मान लीजिए कि मैच द फॉलोइंग करके या फिर इनमें से कोई एक ही को सही एमसीक्यू की तरह से मिल सकते हैं। तो ये नोट कर ले कम से कम, विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून साउथ चाइना सी, हिंदी में भी प्लीज़ नोट कर ही लें साथ में, हरिकेन्स अटलांटिक, हरिकेन्स अटलांटिक, ये जो है वो उनके स्ट्रेच हैं, ठीक है। नाम वही है हिंदी में भी, मतलब अब यूएस वाले भी आपके लिए हिंदी नाम थोड़े रखेंगे, सिंपल सी बात। हम लोग उनके लिए रशियन जापानीज नाम थोड़े रख रहे हैं। अब डायग्राम जो है वो बना लें। ये ना क्यूम्यूलो निम्बस क्लाउड्स हैं। ये डायग्राम में आई थिंक आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कम से कम कॉपी में एक बार को बना लें, फिर तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे बेहतर डायग्राम बनाना स्टार्ट कर लेंगे। एक बार को कॉपी में आप बनाएंगे सो वहाँ पे क्लियर होगा दैट आई ऑफ साइक्लोन कहाँ है, आई बॉल कौन सा है, कौन से क्लाउड्स यहाँ पे एक्टिव हैं, रेन के बैंड्स हैं, ये सारी चीज़ें कम से कम एक बार को आपके कॉपी में जो है वो होंगी। बाकी प्रैक्टिस करते करते और बेहतर डायग्राम्स जो है वो अपने आप बनते जाएंगे। I have to also tell you the difference between the two.
आफ्टर दिस डायग्राम, दैट कैन ऑल्सो बी द प्रोबेबल क्वेश्चन। पता चला पूरा उठा के क्वेश्चन दे दिया 40 मार्क्स का। इसके ऊपर ट्रोपोपॉज के ऊपर की जो विंड्स हैं वो अनडिस्टर्ब्ड हैं, उनमें कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी नहीं है। इसको चाहे तो एक ऐसे ये मैं बना दे। किलोमीटर 13 kilometers, whatever you want to write roughly. क्वेश्चन इससे जो एग्जैक्ट आया था वो मैंने लिखवाया था आप लोगों को। नहीं, इसका जो क्वेश्चन आया था 7JPSC में जो क्वेश्चन आया था साइक्लोन वाला, मैंने रीड आउट किया होगा, मे बी कुछ बच्चों ने नोट डाउन कर लिया हो। कुछ बच्चों ने हो सकता है नहीं लिखा हो, बस सुना हो। Describe the weather of a tropical cyclone. Where do these storms originate? एक और चीज इसमें लिखवानी है। What path do they follow? What path do they follow? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम का वर्णन कीजिए। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होती हैं? What path do they usually follow? प्रायः ये कौन से मार्ग से गुजरते हैं? वैसे तो जो जगहों का नाम मैंने आप लोगों को लिखवाया है, अभी लिखवाया ना कि कहीं विली विली कहा जाता है, कहीं हरिकेन्स कहे जाते हैं इनको, साइक्लोन और कहीं टाइफून्स, तो वैसे तो वही उनका ज्योग्राफिकल स्ट्रेच है, लेकिन एरियाज नहीं, उनके आसपास के जो सीज हैं, जैसे इंडिया के आसपास से जो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट कर रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं, सिमिलरली बाकी लैटिट्यूड्स में भी। तो इसका जो है वो मैप आप लोगों को मैं दे दूँगी, अभी मैप ही सीधे ले आऊँगी, या फिर आप लोग भी अपने से इसका मैप को देखें और जैसे मैंने बोला था ना कि ब्लॉक डायग्राम से प्लॉट करने का कोशिश करें, तो उसको कहीं भी आप कम से कम, जैसे मान लीजिए कि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन हो गया है दैट वेयर डू दे ओरिजिनेट, तो ठीक है, ओरिजिनेट की बात एक तो ये बात होगी जो उसकी कंडीशंस हैं, ओरिजिनेट कहाँ पे होंगी, उसमें सिर्फ उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को नहीं समझें। ओरिजिनेट होने का मतलब कि उसके कंडीशंस कहाँ है कि वो ओरिजिनेट होगी। वाटर बॉडीज जहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वो जो सारे कंडीशंस है ना, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट हो, अपर एयर डाइवर्जेंस हो, वर्टिकल विंड के मूवमेंट की स्पीड जो है वो कम हो, तो ये चीज़, ये तो आप लोग कंडीशंस लिखेंगे,
पर मैं कह रही हूँ कि ठीक है, आपने नाम लिख दिया कि कहाँ कहाँ पे इनको क्या बोला जाता है, जाहिर सी बात है वहीं पे वो फॉर्म भी होते हैं, बट एक ओवरऑल जब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है तो आप लोग वर्ल्ड मैप में इन जगह को प्लॉट करके उनको हाईलाइट भी कर दें। और अगर पूरा वर्ल्ड मैप नहीं भी बना पा रहे तो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बस हाईलाइट कर दें। बहुत वैसे डिफ़िकल्ट एरिया नहीं है इनका, लेकिन वर्ल्ड मैप पे मैं दिखा देती तो आप लोगों के लिए भी सही होता। अब जाहिर सी बात है जितने भी ट्रॉपिकल ओशियन वाला एरिया है, इंडिया में भी देखें, इंडिया के आसपास भी वहाँ की जो ओशनिक बॉडी है उसकी वही गर्म होती है, तो वहाँ बाकी जगहों के आसपास भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी जो उसकी सीज़ हैं उसके आसपास वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। उसको मैप में मैं एक बार प्लॉट करके दे दूँगी, आप लोग भी देख लें, अगर बना सकते हैं घर जाके बना लें, अदरवाइज़ मैं मैप एक बार ले आऊँगी, कम से कम उसको देख लें आप लोग। क्लास में बना तो फिर भी नहीं पाएंगे, बनाना आपको फिर भी घर में ही होगा आई थिंक, सो एटलीस्ट यू विल नो द डिस्ट्रीब्यूशन वंस ऑफ इट। तो ये देखें, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से क्वेश्चन पेपर ये देख के ये नहीं लगेगा कि ये क्या दे दिया है, क्योंकि ये इतना ब्रॉड टॉपिक है कि कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा ही होगा। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको ढंग से लिख दें इन द एग्जामिनेशन। सारी चीज़ें अगर लिख देंगे यू विल गेट गुड मार्क्स। भारत में ही अगर दिखाना चाहें तो आप ये कह रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में इन इंडिया नहीं लिखा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ओवरऑल वर्ल्ड पे डिस्ट्रीब्यूशन पता रहे उनका, क्योंकि इंडिया में आप और कहाँ दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल में दिखा देंगे, थोड़ा बहुत आप दिखा देंगे कि अब अरेबियन सी की तरफ भी आने लगे हैं, लेकिन ओवरऑल मतलब वो तो मैं कहूँगी वो कहीं ना कहीं बहुत ही क्लियर है वो बात कि इंडिया में कहाँ है। अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि स्पेसिफिकली इंडिया में लिखा हुआ है कि वेयर डू दे ओरिजिनेट इन इंडिया, तब तो आप सिर्फ इंडिया का ही बनाएं। पर कई बार मैं क्या कहना चाह रही हूँ ना कि एग्जामिनर अगर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आपको यहाँ पे मैप या कुछ चीज़ बनानी हो तो मे बी वो आपको 1-2 नंबर कम दे दे। ऐसा नहीं है कि आपका आंसर गलत होगा, पर 40 मार्क्स के आंसर में क्योंकि वो रेंज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कोशिश कर लें कि कुछ चीज़ें डायग्राम्स और वो चीज़ें ऐड ऑन कर दें ताकि आपको 1-1, 2-2 नंबर हर आंसर में जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा मिलते जाए। तभी तो आप टॉप के कुछ सीट्स में आएंगे, 250-300 सीट्स में, तभी तो आप आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, एक और चीज़, मान लीजिए कि कभी इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे साइक्लोन्स का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिकली इंडिया में भी देखा जाता है। तो ये क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा रेनफॉल और बहुत ज़्यादा रेनफॉल वगैरह करने का कहीं ना कहीं ये एक तरह का डिज़ास्टर भी है। साइक्लोन अभी हम लोग एक जियोफिजिकल फिनोमेना की तरफ पढ़ रहे हैं, बट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक में भी तो साइक्लोन की बात आती है कि साइक्लोन है, इसका क्या असर होता है। तो थोड़ा सा ये भी जान लें कि ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल कर देता है किसी एरिया में, बहुत ज़्यादा ये ट्रीज़ और इन चीज़ों को अपरूट कर देता है। तो मान लीजिए कि कई बार अगर कुछ कई बार इम्पैक्ट का क्वेश्चन आ जाता है, तो इम्पैक्ट में ये सारी चीज़ें बस लिखते हैं आप लोग, हालांकि अलग से इम्पैक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा मान लीजिए कि एक पॉइंट उसी क्वेश्चन में कहीं ऐड कर देंगे, व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन इंडिया, या फिर व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव, तो आप लिखें कि मतलब एक्सेसिव रेनफॉल कॉज करता है, मान लीजिए ट्रीज़ वगैरह के को बहुत ज़्यादा अप्रूव कर देता है। तो कहीं ना कहीं उनकी मैनेजमेंट की एक स्ट्रैटेजी भी होती है कि शेल्टर बेल्ट्स की तरह पेड़ों के प्लांटेशन करे जाएं, क्योंकि पेड़ जो है मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अगर वो विंड को रोक लेंगे कम से कम कोस्टल एरियाज़ में, तो वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं और मान लीजिए कम्युनिकेशन लाइंस हैं, ये सारी चीज़ें कम से कम उतनी नहीं गिरेंगी कुछ हद तक। हालांकि पूरी की पूरी हवा को पेड़ भी शेल्टर बेल्ट्स की तरह प्लांटेशन करे भी जाते हैं तो वो नहीं रोक पाते, पर कुछ तो उनकी स्पीड धीरे धीरे करके कम होते जाएगी जैसे वो लैंड पे आ रही है। तो कुछ उनके मैनेजमेंट के ये स्ट्रैटेजीज भी जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ठीक है, ये एक डेवास्टेटिंग नेचुरल कैलामिटी भी है, ये भी बात है। आप लोगों के टॉपिक में किसी भी पेपर में डिज़ास्टर मैनेजमेंट टाइप की चीज़ तो नहीं है ना?
किस पेपर में? नहीं, GS1 में तो मान लीजिए आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है। साइंस एंड टेक में, पॉलिटी में डिजास्टर कैसे आता है? मुझे समझाएं तो क्वेश्चन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, कि किस तरह की पॉलिसीज बना सकती है गवर्नमेंट? मान लीजिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में फॉर्म हुई है, वो सारी चीजें, ठीक है। और साइंस एंड टेक में, साइंस एंड टेक में भी आती है। एनवायरनमेंट के टॉपिक अलग से इको वाले पेपर के साथ है। पेपर GS पेपर, GS पेपर 1 2, ये तो 1 है, 4 में। अच्छा, तब तो आपको कुछ चीज़ें वो भी देखनी होगी। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि अलग से डिजास्टर मैनेजमेंट टर्म मेंशन है। जल्दी बताएं मुझे एक बात समझानी है, इसीलिए पूछ रही हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट टर्म अलग से मेंशन है कहीं पे क्वेश्चन में, या डिजास्टर या साइक्लोन एज अ डिजास्टर या फिर कोई भी डिजास्टर के टर्म में टर्म मेंशन है? मेंशन है ना? कम से कम एक बात को प्लीज जल्दी समझें। एक चीज जो मैं बात बस समझा रही हूँ वो बात को जान ले। कभी कभार ये वैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड बात होती है, इसलिए बता रही हूँ। देखें, अब ये साइक्लोन जो है, या फॉर दैट मैटर एनी नेचुरल डिजास्टर, जिसको हम लोग नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, साइक्लोन कह लें, अर्थक्वेक कह लें, या फिर फ्लड कह लें, कोई भी। अब साइक्लोन, फ्लड या फिर वोल्केनो या अर्थक्वेक, इन चीज़ों को आने से हम नहीं रोक सकते ना। साइक्लोन, वी कैन नॉट स्टॉप द साइक्लोन। तो आप देखें, हिंदी में तो मुझे टर्म नहीं याद आ रहा कि क्या इनको कहते हैं। कम से कम इंग्लिश में अगर कहीं नोट डाउन कर लें, उसका हिंदी आप लोग खुद भी खोज सकते हैं। 2 अलग अलग टर्म्स होती हैं, एक है हैजार्ड, एक है डिजास्टर, ठीक है। एक हैजार्ड है, एक डिजास्टर है। दोनों टर्म्स कई बार इंटरचेंजेबली यूज हो जाती हैं, लेकिन दोनों 2 चीज़ें हैं। बात को समझें। हैजार्ड क्या है? जैसे ये अभी हमने साइक्लोन पढ़ा, ठीक है। कोई भी नेचुरली होने वाली फिनोमिना, साइक्लोन एक नेचुरली होने वाली फिनोमिना है अर्थ के सरफेस पे। एक कोई भी नेचुरली अकरिंग जियोफिजिकल फिनोमिना विच हैज़ द, मैं एक बार डेफिनेशन इंग्लिश में पहले बता दे रही हूँ। एनी नेचुरली अकरिंग जियोफिजिकल फिनोमिना विच हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग लॉस टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज नोन एज हैजार्ड। इसका ये मतलब है कि कोई भी ऐसी फिजिकल, जो अर्थ के सरफेस पे होने वाली ऐसी फिजिकल जियोफिजिकल फिनोमिना जिसमें ये पॉसिबिलिटी है कि वो लाइफ को, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सके, उसको हैजार्ड कहते हैं। लेकिन जब ये हैजार्ड एक्चुअली अर्थ पे अकर होके लॉस करेंगी, तभी वो डिजास्टर कहलाएंगी। देखिए, कई बार हम लोग को टर्म्स पता होता है, हम लोग हैजार्ड मैनेजमेंट टर्म भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन वी हैव अ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हैजार्ड मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि हैजार्ड जो है वो तो पृथ्वी पर अकर होंगी ही होंगी। हम लोग को वो हैजार्ड को कितना हम लोगों पे उसका असर होगा, उसकी प्लानिंग करनी है। तो कोई हैजार्ड, कई बार ना इंटरव्यू वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं, ठीक है। कई बार इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि हैजार्ड और डिजास्टर क्या एक ही चीज़ होती है, दोनों में क्या? तो ये कोई भी नेचुरल फिनोमिना, कोई भी फिजिकल फिनोमिना ऐसा जो कि डैमेज करने की पॉसिबिलिटी हो उसमें, उसको हैजार्ड कहते हैं। लेकिन अगर वो फिनोमिना एक्चुअल में आके अर्थ सरफेस पे डैमेज करें, तब वो एक डिज़ास्टर कहलाता है। इसीलिए कई बार ये भी बात कही जाती है दैट ये नेचुरली अकरिंग है, लेकिन डिज़ास्टर को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने अब अंतर समझ में आ गई। टर्म भले आप लोग जो भी हो प्लीज़ हिंदी में देख लेना, ठीक है। जो भी टर्म हो हिंदी में देख लेना, बट एटलीस्ट इंग्लिश में दोनों टर्म को लिख लें कि दोनों 2 चीज़ें। और
मान लीजिए कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ना काफ़ी हद तक साइक्लोन के मैनेजमेंट को सीख लिया है। साइक्लोन्स वहाँ हमेशा आते हैं बट इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करते, बिकॉज उन्होंने क्या, जैसे मैं मान लीजिए एक शेल्टर बेल्ट्स की बात कह रही थी, या एक तो मान लीजिए शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है, उन्होंने कोस्ट पे शेल्टर बेल्ट्स प्लांट कर लिए। दूसरी, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण कहीं ना कहीं अब हमें जो विंड्स का मूवमेंट ओशन के ऊपर हो रहा है वो तो पहले से ही कहीं ना कहीं हम लोग देख पाते हैं। तो करती क्या है गवर्नमेंट कि कई बार जब साइक्लोन लगभग आने वाला हो, लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर देती है। लोगों को अगर वहाँ से हटा के किसी हायर एरिया में कुछ समय तक शेल्टर एरियाज में रख दें तो लोगों की जान बच जाती है। लोगों की जान बच गई तो ठीक है, एक फिजिकल फिनोमेना तो आया, लेकिन लोगों की ज़िंदगी तो नहीं गई ना उसमें, ह्यूमन लाइफ का लॉस उसमें नहीं हुआ। इसीलिए कितनी ज़्यादा कोई भी, कई बार बहुत अच्छी प्लानिंग भी बहुत सारे डिज़ास्टर में पॉसिबल है। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई हैज़ार्ड आने वाला हो तो वो लोगों की जान लेके ही जाए, या फिर आपके प्रॉपर्टी को लॉस हो ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कभी कभार ना ऐसी छोटी छोटी बातों को का डिस्टिंक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में भी हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी। कभी इंटरव्यू में पूछ लें या आप लोगों के किसी और पेपर में यूज़ हो जाए तो आप लिख भी सकते हैं। डेफिनेशंस कई बार ना इसीलिए बहुत स्टैंडर्ड होने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए। अब एक बार बस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल साइक्लोन के डिफरेंसेस लिख लें। यू ऑलरेडी नो देम, लेकिन वो एक जगह आपके पास होने चाहिए। या तो ऐसे टेबल बना के या तो लिख लें, और नहीं तो एक एक पॉइंट करके लिखते जाएं, विच एवर सूट्स यू। पहला पॉइंट लिखें, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हैव अ क्लियर फ्रंटल सिस्टम and get energy from the horizontal temperature contrast that exist in the atmosphere. Extratropical cyclone have a clear frontal system and get energy from the horizontal temperature contrast that exists in the atmosphere. Tropical cyclone में लिखें, fronts are not present and get energy from warm and moist air of the ocean. हिंदी में लिखें, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं और ये वायुमंडल में उपस्थित क्षैतिज तापमान भिन्नता से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। दूसरी तरफ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में लिखें कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वाताग्र प्रणालियां नहीं होती और समुद्री गर्मी और आर्द्र वायु से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में लिखें, लार्ज साइज ब्रैकेट में 1500 to 3000 किलोमीटर
ट्रॉपिकल साइक्लोन में रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। और टेम्परेट साइक्लोन्स में हिंदी में लिखें, दीर्घ व्यास 1500 से 3000 किलोमीटर तक होता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन में लिखें, ये आकार से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। In temperate cyclone, right, they can originate over land and sea. Tropical में originate only over the seas. शीतोष्ण कटिबंधीय में लिखें, इसकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है। दूसरी तरफ ट्रॉपिकल में लिखें, ये चक्रवात केवल सागरों पर उत्पन्न होते हैं। Next point in in temperate cyclone, right? They travel both on ocean and lands. They travel both on ocean and lands. Tropical में लिखें, on reaching the land, they dissipate. On reaching the land, they dissipate. हिंदी में लिखें, इनका संचरण अंडर टेम्परेट में लिखें, इनका संचरण महासागरों और स्थल दोनों पर होता है। उष्णकटिबंधीय में लिखें, स्थलीय भागों पर पहुंचने पर नष्ट हो जाते हैं। Under extratropical cyclone, write the next point. Affects a much larger area as compared to the tropical cyclone. Affects a much larger area as compared to the tropical cyclone. Under tropical cyclone, right, the affected area is much lesser. हिंदी में लिखें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। दूसरी तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात में लिखे, प्रभावित क्षेत्र कम होता है। Under temperate cyclone, right, wind velocity is comparatively less. Under tropical cyclone, right, wind velocity is much higher and is more destructive. हिंदी में लिखें, पवन वेग अपेक्षाकृत कम होता है। अंडर टेम्परेट साइक्लोन पवन वेग अपेक्षाकृत कम होता है। दूसरी तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है और यह अधिक विनाशकारी होते हैं।
And last point, right? Move from west to east. Extratropical cyclones move from west to east. Tropical cyclones move from east to west. हिंदी में लिखें, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में गतिशील होते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गतिशील होते हैं। एक मिनट और रुकें। आई हैव टॉपिक जो है वो हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो दूसरे एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो मैं पहले आप लोगों को लिखवा देती हूँ। कई बार यू गेट एन आइडिया व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। क्वेश्चन प्लीज इंग्लिश में लिख लें एक बार। अगर उसमें कहीं बहुत डिफिकल्टी होगी हिंदी में तो मैं बता दूंगी, इसमें कोई बहुत डिफरेंस तो नहीं आएगा ना। लिख लें, डिस्कस क्रिटिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक बार पहले लिख तो ले, कम से कम इंग्लिश में लिख तो लें क्वेश्चन को, दोबारा हिंदी में भी लिख लेना, एक बार इंग्लिश में लिख लें। डिस्कस क्रिटिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड एनालाइज द एक्सटेंट टू विच दे डिफर फ्रॉम टेम्परेट साइक्लोन्स। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। And analyze the extent to which they differ from temperate cyclones. इसमें क्या लिखना है आपको? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के की विशेषताएं बताएं। और यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से किस हद तक या कैसे भिन्न हैं, अलग हैं, यही क्वेश्चन है आपका। मतलब मैं कह रही हूँ, आप देखें ये क्वेश्चन जो है वो आए हुए क्वेश्चन है, यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आप देखें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक क्वेश्चन और लिख लें। Explain the origin, characteristics and distribution of temperate cyclones. Origin, characteristics and distribution of temperate cyclones. शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, विशेषताएं एवं डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? हाँ, वितरण का वर्णन कीजिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन एक साथ सिंपल सेम क्वेश्चन, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन आया हुआ है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का भी बस लिख लेना, आपके सेम क्वेश्चन करके बस लिख लें कि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर एक और क्वेश्चन ये लिख लें। मैं एक्चुअली आज कुछ क्वेश्चंस लेके आई थी, कुछ टॉपिक्स अब हमारे कंप्लीट हो गए हैं ना, साइक्लोन्स के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। क्वेश्चन लिख लें,
एयर मास का क्वेश्चन लिखा है तो मैंने आपको जो आया हुआ था, नहीं आज ही क्वेश्चन लिख ले फिर भी। अटेम्प्ट अ क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस, attempt a classification of air masses and give the characteristic features and associated weather conditions of each class. Attempt a classification of air masses and give the characteristic features and associated weather conditions of each class. इसमें क्या है, वायु राशियों का वर्गीकरण करें एवं उनके विशेषताएं और मौसमी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ना कई बार आते हैं, यूपीएससी में भी आ जाते हैं, जेपीएससी में भी आपने देखा कि इनको मौका मिला तो दे हैव गिवन यू दैट क्वेश्चन। एक और साल यही आया हुआ है, कंपेयर द ओरिजिन एंड वेदर कंडीशंस एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। और क्वेश्चंस एक बार पढ़ के देखती हूँ, कुछ डिफरेंट आया है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। टू 2012 में आया है, 2016 में आया है। फिर एयर मासेस का एक बार और क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन एयर मासेस, हाउ डू दे ओरिजिनेट, क्लासिफाई देम एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब वही क्वेश्चन है, थोड़े वर्डिंग्स चेंज है, कुछ डिफरेंट होगा तो बता दे रही हूँ। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मासेस एंड प्रेजेंट द क्लासिफिकेशन, एक बार और आया हुआ है ये क्वेश्चन। Structure and associated weather phenomena of tropical cyclone without of temperate cyclone, 2006 में भी आया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ओवरऑल देखें कि इससे किस तरह के क्वेश्चन हैं। ये जो पूरा हमने ये वाला यूनिट करा है, इससे किस तरह के क्वेश्चन हैं। या तो क्वेश्चन है आपके एयर मासेस पे, एयर मासेस क्या हैं और उनका क्लासिफिकेशन, और कहीं ना कहीं हर एयर मास के फीचर को अलग से कि वो किस तरह के वेदर फिनोमेना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखवाया ना कि कोई ड्राई है, कोई ह्यूमिड है, कोई वार्म है, वो सारी जो बातें हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि एयर मास का क्वेश्चन, क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो एयर मास के क्वेश्चन को फ्रंट से भी जोड़ दें कि एयर मास पहले क्लासिफिकेशन दे दिया और उसके बाद दे दे कि एयर मास कैसे कंट्रीब्यूट करता है फ्रंट के फॉर्मेशन में। तो दो एयर मासेस जब मीट करती है तभी फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। या मान लीजिए डिफ़िकल्ट बनाने के लिए उसको सीधे फ्रंट का फॉर्मेशन नहीं, सीधे ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, हाउ डू एयर मास कंट्रीब्यूट टू फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस आपको वर्ड की, हाँ इसी को वाताग्र जनन के फिनोमेना उसी को कहते हैं। वो जिसको पता होगा, आंसर डिफिकल्ट नहीं होगा, कई बार क्वेश्चन डिफिकल्ट बस अननेसेसरी का बना दिया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन एक ये आ सकता है, कंप्लीट क्वेश्चन ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ऑन टेम्परेट साइक्लोन, और कई बार मान लीजिए दोनों में से कोई एक पूछ लिया और दोनों के डिफरेंस पूछ लिए, या फिर दोनों के डिफरेंस ही पूछ लिए, वो भी एक लॉन्ग आंसर। तो इस यूनिट से, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनिट, इससे क्वेश्चंस अभी हो या आगे के जेपीएससी में हो, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे इससे। ठीक है, बिकॉज दिस इज लाइक, अब देखिए ना पूरी क्लाइमेटोलॉजी से यही वाला क्वेश्चन आया, तो कई बार आपको अगर पता हो कि दिस इज द कोर एरिया, यही से ज़्यादा चांसेस है 40 मार्क्स से क्वेश्चन आने के,
तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो टॉपिक ज़्यादा कोर है उनके आंसर्स इंसान ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। अब जिसके क्वेश्चन 40 मार्क्स के बन पाएंगे वही क्वेश्चन तो वो 40 मार्क्स में देंगे ना, अदरवाइज 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 10 मार्क्स तक तो दे भी सकते हैं एक बार को, पर 5 मार्क्स वाला टॉपिक को मान लीजिए अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आता है, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर सिर्फ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आपको नहीं दे सकते। वो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अगर देंगे तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर दे के उसके क्या कंडीशंस हैं, किस तरह के इन्वर्जन होते हैं, कैसे वो वेदर और हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, ये पूरा एक टॉपिक तब जाके 40 मार्क्स का क्वेश्चन बन पाएगा। जबकि यूपीएससी में आप देखेंगे कहीं पे अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये इवन गिव यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ 40 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते। सो आपके एग्जाम के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, विच टॉपिक हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ क्वेश्चन, वो भी आपको टॉपिक पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी बाकी यूनिट्स में भी।